बताते चले कि उपचुनाव के दंगल में आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा संगठनात्मक बैठक लेंगे और इस संगठन से जुड़े जिसमें पदाधिकारी और नेता मौजूद रहेंगे। उपचुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा की जाएगी और कल से उपचुनाव को लेकर प्रचार में जुटेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। बताते चलें कि 13 नवंबर को प्रदेश की 7 सीटों पर उपचुनाव होना है और जिसको लेकर संगठनात्मक रूप से बैठक आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कल से अब उपचुनाव को लेकर काफी ज्यादा एक्टिव नजर आएंगे। साथ ही पदाधिकारी और जो नेता इसमें सम्मिलित होंगे उन्हें जीत का मंत्र दिया जाएगा और संगठन को मजबूत और पार्टी को किस तरह से धरातल पर मजबूत किया जाए इसका फीडबैक भी लिया जाएगा और इसके लिए मूल मंत्र भी दिया जाएगा, क्योंकि अगर दोनों ही मजबूत रहेंगे तभी जीत दर्ज कर पाएंगे। क्योंकि 7 सीटों में टफ ये फाइट है। इस बार 1 सीट बीजेपी के खाते में दर्ज थी और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रोशन जुड़ चुके हैं। 13 नवंबर को होने वाले 7 सीटों पर उपचुनाव को लेकर संगठनात्मक बैठक। रोशन, क्या कुछ जानकारी? पूछी जा सकती है कि किस तरीके से लगातार अपने व्यस्ततम समय में से मुख्यमंत्री लगातार जो राजस्थान 7 सीटों के ऊपर उपचुनाव होने हैं उसको लेकर मीटिंग्स यहाँ पर ले रहे हैं। आज दोपहर 12 बजे सीएमआर के अंदर ये जो बैठक रखी गई है जिसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ सहित तमाम जो पदाधिकारी है वो रहेंगे। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का होमवर्क हुआ है उपचुनावों को लेकर इसके ऊपर मंथन किया जाएगा, विचार किया जाएगा। साथ ही साथ इन सीटों के ऊपर जो चुनाव की रणनीति है उसके ऊपर भी गहनता से विचार विमर्श होगा और उसके बाद में बताया जा रहा है कि कल से मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष जो तमाम बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं वो फील्ड के अंदर उतरेंगे। भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में जो वोटर्स हैं उनसे वोट देने की यहाँ पर अपील करेंगे। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से कहा जा सकता है कि दौसा और रामगढ़ के अंदर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में आमने सामने की टक्कर है और जो अन्य जो 5 सीटें हैं इसमें कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि त्रिकोणीय मुकाबला बना हुआ है। तो ऐसे में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों के अंदर अपनी योजनाएं अपनी रीतियों को लेकर जनता के बीच में जाए, क्या कुछ वो ऐसे मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर जनता से अवगत करवाया जाए। इन तमाम मुद्दों के ऊपर बताया जा रहा है कि सीएमआर के अंदर अभी जो कुछ ही देर में जो बैठक है वो शुरू हो जाएगी। लगातार ये जो बैठकों का दौर यहाँ पर जारी रहेगा। इस मंथन के बाद में ये तय होगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है उसमें क्या कुछ बदलाव किया गया है, किस तरीके से ग्राउंड जीरो के ऊपर उतरकर वो जो वोटर्स हैं उनको कैंपेन के माध्यम से उन्हें समझाने में किस तरीके से कामयाब हो पाती है। देखना ही होगा कि आगामी आने वाले इन 7 सीटों के रिजल्ट में बीजेपी कितनी जो सीटें हैं उसके ऊपर अपना वर्चस्व है, कहा जा सकता है कि जो जीत है वो दर्ज कर पाती है। हाल फिलहाल जिस तरीके से जो सलूम्बर एक जो सीट थी बीजेपी की उसके ऊपर चुनाव में वहाँ। रोशन, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए खबर पर। और 7 सीटों पर उपचुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस दोनों पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। ऐसे में उपचुनाव के बीच कांग्रेस को नागौर में बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष सुखबीर सिंह चौधरी बीजेपी में शामिल हो गए हैं और जयपुर में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने सुखबीर सिंह चौधरी को बीजेपी की सदस्यता दिला दी और इस दौरान बीजेपी नेता ज्योति मिर्धा भी मौजूद रही। सुखबीर सिंह चौधरी के बीजेपी में शामिल होने से खिमसर सीट पर बीजेपी को फायदा मिलेगा। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें भी देखिए कि किस तरह से प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने उनको सदस्यता दिलाई है। बीजेपी का स्टॉल उठाकर ज्योति मिर्धा भी इस समय मौजूद रही बीजेपी कार्यालय में जब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया है। खिमसर में इसका बीजेपी को तो फायदा मिलेगा, लेकिन नागौर में एक बार फिर से कांग्रेस को बड़ा झटका जरूर लगा है। का जो रोड मैप है वो सीधा सा है कि हमने चाहे केंद्र सरकार का बजट और केंद्र सरकार के द्वारा किए गए काम, राज्य सरकार का बजट और राज्य सरकार ने इन 10 महीनों में जो कुछ भी इस क्षेत्र के विकास के लिए किया, ये सब चीज़ें जनता के सामने हम लेकर के जा रहे हैं। इसके साथ ही हमारी कार्य योजना है आगे की कि हम ये करेंगे। एक तो ये मुख्य रूप से ये है। दूसरा, नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश को समृद्ध करने में जो अपना योगदान दिया, दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाई। आम नागरिक ये सोचता है कि हमारे सम्मान में वृद्धि कैसे हो सकती है, हम दुनिया में अपना माथा ऊंचा करके किस प्रकार से चल सकते हैं, तो उस पार्टी को ताकत देना चाहिए।
और अब रुक कर लेते हैं झुंझुनू से खबर की तरफ, जहां विधानसभा उपचुनाव के लिए होम वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। यहां सबसे पहले वोट नयासर निवासी 100 साल की बुजुर्ग महिला राबिया बानो ने डाला है। तस्वीरें भी हम आपको राबिया बानो की दिखा रहे हैं। इनकी उम्र 100 साल हो चुकी है और होम वोटिंग की सुविधा किस तरह से देखिए इनको सहूलियत दे रही है। पूरी प्रक्रिया के बाद वोट डलवाया गया है। राबिया बानो के बेटे मोहम्मद फारूक ने कहा कि यह निर्वाचन आयोग का बेहद ही ज्यादा अच्छा फैसला है। पहले जहां बुजुर्गों को मतदान केंद्र तक ले जाने में भारी परेशानी होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जिला निर्वाचन अधिकारी राम अवतार मीणा के मुताबिक इस बार झुंझुनू विधानसभा उपचुनाव में 585 पात्र मतदाताओं ने घर से मतदान करने का विकल्प चुना, जिनमें 429 बुजुर्ग हैं और 156 दिव्यांग मतदाता शामिल हैं। उन्होंने ये भी बताया कि मतदान की प्रक्रिया 8 नवंबर तक चलेगी। जो लोग इसमें छूट जाएंगे, जिसमें 3000 से ज्यादा लोग सम्मिलित हैं, वो 9 और 10 तारीख को फिर से दोबारा वोट अपना कास्ट कर सकते हैं होम वोटिंग के जरिए। घर पर टीम आई थी वोट लेने के लिए। मैं हमारी माँ का वोट दिला चुका हूँ। अभी स्कूल में ले जाकर वोट दिलाने में परेशानी होती है, गाड़ी में बैठाने के लिए, और इस चीज़ का परेशानी थी। अभी हमारे घर पे आके ले जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। उसको वोट अभी हम वोट डाल दिया है। और राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव का प्रचार अब गति पकड़ने लगा है। उपचुनाव वाली इन 7 सीटों में शामिल झुंझुनू विधानसभा सीट का चुनाव थोड़ा अलग है। इसकी वजह यह है कि यहां से चुनाव लड़ रहे पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा और पत्नी निशा कंवर दोनों चुनाव मैदान में डटे हैं। लेकिन यहां भी कहानी कुछ अलग है। चुनाव मैदान में भले ही पति और पत्नी दोनों खड़े हैं, लेकिन वोट एक के लिए ही मांग रहे हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी राजेंद्र गुढ़ा और उनकी पत्नी निशा कंवर उदयपुर वाटी विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में थे। पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा की पत्नी निशा कंवर लगातार दूसरी बार चुनाव मैदान में उतरी हैं। दोनों पति पत्नी का एक साथ एक ही सीट से चुनाव मैदान में उतरना और वोट एक के लिए मांगना चर्चा का विषय बना हुआ है। सीटों पर 13 नवंबर को मतदान होगा। झुंझुनू सीट पर भी रोचक मुकाबला है, वो देखने को मिल रहा है। यहाँ पर निर्दलीय भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशियों में टक्कर है। वहीं एक रोचक वाकया भी इन दिनों लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। यहाँ पर पूर्व मंत्री और झुंझुनू विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी राजेंद्र सिंह गुढ़ा और उनकी पत्नी निशा कंवर आमने सामने मैदान में है। निशा कंवर ने पर्चा दाखिल करने के बाद खुद के लिए वोट मांगने की बजाय पति के लिए वोट मांग रही है। अब ये जो पति के लिए वोट मांगना लोगों में खासा चर्चा का विषय बना हुआ है। गत विधानसभा चुनाव में भी निशा कंवर ने उदयपुरवाटी विधानसभा क्षेत्र से राजेंद्र गुढ़ा के सामने नामांकन दाखिल किया था। 2023 के विधानसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी निशा कंवर के 197 मत आए थे। अब झुंझुनू विधानसभा उपचुनाव में भी निशा कंवर ने अपने पति निर्दलीय प्रत्याशी राजेंद्र सिंह गुढ़ा के सामने ताल ठोक दी है। वहीं इन दिनों वो अपने पति के लिए प्रचार करते हुए वोट मांग रही है। करसन सिंह शेखावत, न्यूज 18 राजस्थान, झुंझुनू। और बड़ी खबर आपको उदयपुर से बताते चले कि दुष्कर्म और हत्या मामले में फैसला आज आने वाला है। आरोपी कमलेश और माता पिता को सुनाई जाएगी कोर्ट की तरफ से सजा। तीनों आरोपियों को कोर्ट दोषी मान चुका है। आज इस केस में फैसला सुनाना है, सजा की तारीख तय करनी है। मासूम की दुष्कर्म के बाद से उसकी हत्या की गई थी। 10 टुकड़े करके मासूम के शव को फेंक दिया गया था। निर्मम हत्याकांड में आज फैसला सुनाया जाएगा। 29 मार्च 2023 को मासूम की हत्या की गई थी। न सिर्फ हत्या बल्कि शव के टुकड़े करके उसको फेंक दिए गए थे। दुष्कर्म और कत्ल की में आज कोर्ट की तरफ से फैसला आने वाला है। और इधर ब्यूटिशियन अनीता चौधरी की हत्या के मामले में व्यापारियों ने रोष देखने को मिल रहा है। व्यापारियों में ये रोष इस तरह देखने को मिल रहा है कि आज शाम तक सभी बाजार बंद करा दिए गए हैं। अनीता चौधरी की हत्या से नाराज व्यापारियों ने सरदारपुर में शाम 5 बजे तक बाजार बंद करने का निर्णय लिया है।
व्यापारियों ने हत्या के मामले में मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की है। व्यापारियों का यह भी कहना है कि इस मामले में जल्द से जल्द मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी हो और पूरे घटनाक्रम को पुलिस सुलझाकर आरोपी को सजा दिलाए। ये सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं जोधपुर में किस तरह से ब्यूटिशियन अनीता चौधरी हत्याकांड मामले में आज व्यापारियों के द्वारा बाजार बंद का आह्वान किया गया। शाम 5 बजे तक ये बाजार बंद रहेंगे। अनीता चौधरी की हत्या कर उसके शरीर के 6 टुकड़े कर 10 फुट गहरे गड्ढे में दफना देने के मामले में लगातार आक्रोश बढ़ता जा रहा है। जहां परिजन तेजा मंदिर में धरने पर बैठे थे, वहीं शव मिलने के 5 दिन बाद भी मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन गिरफ्तार नहीं हो पाया और उसकी पत्नी को पुलिस ने फिलहाल हिरासत में लेकर गिरफ्तार किया है और उसे 5 दिन की रिमांड पर लिया है। मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जहां परिवार धरने पर बैठा है और साथ ही सीबीआई जांच की मांग की जा रही है, वहीं सदापुरा व्यापारी संघ ने जो है इस मामले को लेकर मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर आज जो है बाजार बंद करने का निर्णय लिया है। सबसे पहले कुछ व्यापारियों से बात करेंगे। सर, क्या मांग है और क्यों आज बंद है? ये बंद अनीता चौधरी के मर्डर के केस में बंद है और इनके परिवारों की डिमांड है कि भी मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करो और उसका खुलासा करो। मृतका के पुत्र को सरकारी नौकरी दो और मुआवजा दो। आक्रोश तो है, जो हुआ गलती हुआ है और इसका जो भी कानूनी कार्रवाई ऐसे ढंग से हो तो बढ़िया है। हम तो यही चाहते हैं। जांच के बारे में तो मैं आई हूँ नहीं, इसलिए मुझे ज्यादा जानकारी है नहीं। बाहर टीम गई हुई है, अलग अलग जिलों में भी गई, स्टेट में भी गई है और तलाश कर रहे हैं। यहाँ पर धरना स्थल पर किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की? यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए जाब्ता पर्याप्त मात्रा में लगाया गया और इनके द्वारा यहाँ से बता रहे हैं ज्ञापन देने का, तो यहाँ से रैली के रूप में जाने का बता रहे हैं। मैम, एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया, आबिदा नामक महिला को, जो कि गुलामुद्दीन की पत्नी है। क्या क्या बातें सामने आई है? उनसे कंटिन्यूअसली अनुसंधान किया जा रहा है। उनकी पुलिस कस्टडी भी ली है। जो भी इत्तलाएं वो दे रही हैं, उनको कोऑर्डिनेट करके आगे से आगे घटनाक्रम जो है उसको सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को जोड़ा जा रहा है और जब पूरा अनुसंधान हो जाएगा उनसे, तभी कुछ बताना संभव होगा इसमें। कहाँ है गुलामुद्दीन? बेगम ने खुद को बताया बेगुनाह। अनीता हत्याकांड में कौन कौन शामिल? ब्यूटी पार्लर की मालिक अनीता चौधरी की हत्या की गुत्थी और उलझती जा रही है। अब तक मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन पुलिस के हाथ नहीं लग पाया है। इस बीच अनीता की हत्या के मामले में परिजनों ने पुलिस की लूट की थ्योरी को नकार दिया है, तो मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन की भी हत्या का संदेह जताया है। पुलिस ने पहले से इसी केस को चोरी डकैती का केस बना दिया है, जबकि ऐसा कोई नहीं है। इसमें षड्यंत्र रचे गए हैं, उसका खुलासा पुलिस नहीं कर रही है। सिर्फ यहाँ पर बैठ के टाइम पास ही कर रही है पुलिस अभी तक। इस सिस्टम के कई अधिकारी भी इसके अंदर मिले हुए हैं। अगर नहीं होता तो पुलिस आज दिन तक इतना कोई बड़ा गैंगस्टर तो है नहीं। या तो उसकी हत्या करवा दी, ताकि सुनीता जी का पहले उससे मर्डर करवा दिया और बाद में उसका भी मर्डर करवा दिया होगा, ताकि मारने वाली खत्म, तो चैप्टर खत्म हो जाए। पुलिस की कई टीमें गुलामुद्दीन की तलाश में परिचितों और रिश्तेदारों के यहाँ दबिशें दे रही हैं। उसके परिजनों को भी रविवार को पुलिस थाने बुलाकर पूछताछ की गई। वहीं सह आरोपी उसकी पत्नी आबिदा को रविवार को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जहां से उसे 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। आबिदा खुद को बेगुनाह बता रही है और कह रही है गुलामुद्दीन को हत्या के बारे में सब कुछ पता है। मैं इसमें शामिल नहीं हूँ। मैं मेरी बहन के घर थी, मैंने मर्डर नहीं किया है। तो मर्डर किसने किया है? गुलामुद्दीन को पता है, गुलामुद्दीन को पता है। लेकिन क्या हुआ था उस रात? मैं मेरी बहन के घर थी, मैं उसमें शामिल नहीं थी। उधर खासा कर। तो गुलामुद्दीन ने किया मर्डर? आपको मालूम था? गुलामुद्दीन को सब मालूम है मर्डर का। अच्छा, ये क्या घटना हुई? क्या थी? क्या खिलाया था? क्या पिलाया था? उन्होंने कहा था कोई आदमी लाऊंगा, ऐसे करूंगा। उन्होंने कहा था, उनको ये सब पता है। मैं बेकसूर हूँ, मेरी बच्ची अभी बेकसूर है। पुलिस का मानना है कि आबिदा ने इस मर्डर केस में अपने पति गुलामुद्दीन का पूरा साथ दिया। वो उसकी साजिश में शामिल थी। आबिदा इस केस की अहम कड़ी है।
अनीता का गुलामुद्दीन के परिवार के साथ गहरा नाता था। रविवार को अनीता का एक फुटेज सामने आया जिसमें वो पीले सूट में नजर आ रही है। वो अपने ब्यूटी पार्लर से निकल एक ऑटो में बैठकर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि उसका शव लाल कुर्ती लहंगे में मिला। वहीं अनीता चौधरी के बाद गुलामुद्दीन का भी सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगा है। इसमें वो एक्टिवा पर बैठकर जाता हुआ नजर आ रहा है। गुलामुद्दीन का सीसीटीवी फुटेज जोधपुर जंक्शन का है। यहाँ एक दुकान से उसने बैग भी खरीदा था। हालांकि अब तक पुलिस गुलामुद्दीन को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। मामले में अनीता के पति मनमोहन और एक महिला की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सामने आई है, जिसमें महिला हत्या में तैयब अंसारी और अन्य लोगों के हाथ होने की बात कह रही है। हेलो, कोई बयान पढ़ियो? नहीं पढ़ियो सवाल। जिया जी, आज मैं अंसारी ने बकरूला शेरू भी आई गया ऊपर और फोन करा दिया एमएलए कमिश्नर ने। अब एक बात समझ में नहीं आ रही, सुमन जी के बाद 4 बजे इनकी बहन बात हुई अंसारी ने रिकॉर्ड नंबर गया पर ठीक हो रही है तुम्हारा नंबर। हमारी बात सुनो, अंसारी ने आज मैं देखो मैंने ध्यान तो है ही है, तो आप भी कोई बात छुपा रहे हो या तो मैं आपसे आप कह दूं। नहीं, अंसारी ने उसने कहा था कि मैं 4:15 बजे सुनीता के साथ हूँ, वो अपनी बहन बात हुई वरना परिवार वाला आ गया। अरे हमारी बात सुनो, हाँ तो फोन नंबर फोन तो आया हो ही नहीं, मैंने फोन तो करी हो या मैं पार्लर बारे तो गई हूँ नहीं। हाँ बस अब नहीं मैं आंसर हाँ छो करता मैं कह रहा सुमन ही माने इतना दिए मैं कह दिया जी छो करता। अब कहीं कहो आंसर नहीं कहीं कहो थे मैं आंसर ही ने एक ही बात कहूला थे नहीं इन चीजों अंजाम रही जो भाई मैंने ठाकुर सुमन ने कहीं ध्यान हुआ थोड़े 12 महीने। हाँ मैं आंसर ही ने एक ही बात कहूला अगर अनीता जी थोड़ा गुड है तो मैंने नहीं थोड़ा ध्यान है, मैं पुलिस वाला थोड़े बारे में बताऊला। थाना इनमें डाउट है कि मैंने 100% इनमें तो डाउट है। आई नहीं लोकेशन आई, मैं कल रात पुलिस वालों ने फॉर्महाउस वगैरह बताना है। हाँ मारी बात सुन लो, मैं अंसारी ने बकरूला अगर इन दिन और महीने अगर महाराज तक कहीं हुए नहीं तो हम लीजो कि आते अनीता जी ने गायब करन रमाइने। तो इधर अनीता हत्याकांड को लेकर सियासत भी गरमाई हुई है। अनीता के परिवार से मिलने पहुंचे पूर्व चिकित्सा मंत्री राजेंद्र चौधरी ने भी सीबीआई जांच की वकालत कर दी और मामले में कई गहरे राज छिपे होने की बात तक कही। चूंकि इसमें बहुत सारी शंकाओं का जन्म हो चुका है, इसलिए राज्य सरकार इसमें सीधा हस्तक्षेप करे और हम सीबीआई से जांच की मांग करते हैं। ये परिवार की इच्छा है और सब लोगों की इच्छा है कि क्योंकि वो जिस तरह की शंकाएं सामने आई है उस तरह से राज्य सरकार को इस बारे में निर्णय करना चाहिए जल्दी से जल्दी। मामले में पुलिस और भी कुछ लोगों को संदिग्ध मानते हुए पूछताछ कर रही है। अब तक कई लोगों को राउंड अप किया गया है, लेकिन सवाल यही कि गुलामुद्दीन कहां है और इस हत्याकांड के पीछे कौन कौन शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए सीधे खबर आपको झुंझुनू से बताते हैं। झुंझुनू में टैक्स बचाने के लिए फर्जी बढ़ाकर एक ही नंबर प्लेट लगाकर 2 बसों का संचालन करने का मामला सामने आया है। दरअसल पुलिस ने उदयपुर वाटी में एक ही नंबर प्लेट लगाकर सड़क पर दौड़ रही 2 बसों को जब्त किया है। पुलिस को खबर मिली थी कि एक ही कलर की समान नंबर प्लेट लगी 2 बसों के संचालन किए जा रहे हैं और जिसके बाद से पुलिस की टीम बस स्टैंड पर पहुंची और जहां से एक बस को RJ23PB 957 को सवारी भरते देखा, जबकि दूसरी बस जयपुर रोड पर भैरव घाट के नजदीक एक टायर सर्विस की दुकान पर खड़ी थी, जिसके बाद पुलिस ने बस को सीज कर लिया। हालांकि बस ड्राइवर नंबर प्लेट तोड़कर वहां से उसको भगा ले गया, लेकिन फिलहाल पुलिस बसों को जब्त कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। पुलिस स्टेशन पे एक सूचना मिली थी कि एक ही नंबर की 2 बसें चल रही हैं
इस पर पुलिस के द्वारा चेक किया गया तो एक पे जो गाड़ी के नंबर थे और दूसरी गाड़ी को जब चेक करने गए तो उसने गाड़ी को वहां से भगा लिया। जिसका पीछा कर पकड़ा गया तो रास्ते में उसने नंबर प्लेट तोड़ दी। दोनों गाड़ियों को हमने जब्त कर ली है और दोनों के ही दस्तावेज मालिक से हमने मांगे हैं। दोनों मालिक के द्वारा अभी तक कोई दस्तावेज पेश नहीं किए गए। फिलहाल दोनों व्हीकल्स को जब्त करके पुलिस स्टेशन खड़े करवा दिए गए। और इस बीच